बच्चों, जैसा कि मैं कल तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि एक चैप्टर तुम लोगों का पहला अध्याय जो है वो ख़त्म हो चुका, यानी क्या कहते हैं, शीत युद्ध का दौर ख़त्म हो चुका। अब दूसरा तुम्हारा अध्याय शुरू है, दो ध्रुवता का अंत। तो पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध का दौर जोरों से शुरू हुआ। शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती है। 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जर्मनी की जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। इस घटनाक्रम के बाद और भी कई घटनाक्रम सामने आए। इसकी परिणति दूसरी दुनिया सोवियत संघ का पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व युद्ध में कुछ नई हस्तियां जैसे रूस, बाल्टिक राज्य, केंद्रीय एशियाई राज्य आदि उभरे। उत्तर साम्यवादी शासनकाल में लोकतांत्रिक राजनीति एवं पूंजीवाद का प्रवेश हुआ। इस अध्याय में उपर्युक्त बिंदुओं के साथ साथ हम यह चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और भारत का रूस सहित अन्य पूर्व साम्यवादी देशों के साथ संबंध कैसे है। अब है दूसरा चैप्टर, विश्व राजनीति में नई हस्तियां। दो ध्रुवीयता के अंत अर्थात 1990 के दशक में विश्व राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। विश्व राजनीति में नई हस्तियां या राज्य उभरे। शीत युद्ध की समाप्ति पर रूस सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में उभर कर सामने आया। बाल्कन राज्यों में अल्बानिया, बुल्गारिया, बोस्निया तथा हर्जेगोविनिया, यूनान, क्रोएशिया, मॉन्टेनिगो, मेडेडोनिया तथा तुर्की शामिल है। ये सभी देश विस्तृत आर्थिक सहयोग के लिए आपस में हाथ मिलाए। शीत युद्ध में दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की समाप्ति का प्रभाव केंद्रीय एशियाई राज्यों पर भी पड़ा। सोवियत संघ के विघटन से केंद्रीय एशिया में कुछ नए राज्यों का उदय हुआ। इनमें उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान तथा कजाकिस्तान शामिल है। ताजिकिस्तान शामिल है। शीत युद्ध के पश्चात अमेरिका ने इन देशों से अपने संबंधों को मधुर बनाने के प्रयास किए। अमेरिका ने इस क्षेत्र में लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण पर जोर दिया तथा स्थायी आर्थिक विकास, परमाणु हथियारों पर रोक तथा मानवाधिकारों पर बल दिया। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अमेरिका ने इन क्षेत्रों के देशों को अपना सहयोग दिया। उत्तर साम्यवादी शासनकाल में इन क्षेत्रों में लोकतांत्रिक राजनीतिक एवं पूंजीवाद का प्रवेश हुआ। अब है सोवियत प्रणाली क्या थी। अब समाजवादी सोवियत राज्य USSR रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी समस्या के व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित है। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी भी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेना ने इन्हें फासीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों को राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषता। समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई सन 1917 की समाजवादी क्रांति के पश्चात अस्तित्व में आया। सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित थी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा नियंत्रण था। सोवियत आर्थिक प्रणाली योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रक में थी। सोवियत संघ में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। इसके दूर दराज के क्षेत्र भी आवागमन को सुव्यवस्थित एवं विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे।
सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे जिसमें खनिज तेल, लोहा, उर्वरक, इस्पात व मशीनरी आदि सम्मिलित थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उपयोग उद्योग भी बहुत उन्नत था। सरकार बुनियादी आवश्यकताओं की चीजें जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल एवं लोक कल्याण की अन्य चीजें रियायती दर पर उपलब्ध कराती थी। सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी। भूमि एवं अन्य उत्पादक संपत्तियों पर राज्य का स्वामित्व पर नियंत्रण था। सोवियत संघ दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात निम्नलिखित कारकों ने सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने में सहायता की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उनके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे जिनमें खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल है। दूसरा है सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन वहाँ होता था। सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। सरकार बुनियादी जरूरतों की चीज़ें मसलन स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीज़ें रियायती दर पर मुहैया कराती। बेरोजगारी नहीं थी। चिकित्सा पर प्रमुख रूप से राज्य का स्वामित्व तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्थायित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर संयुक्त राज्य अमेरिका को बराबर की टक्कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध तक केवल अमेरिका के पास ही परमाणु हथियार थे, परंतु 1949 में सोवियत संघ भी परमाणु बम बनाने में सफल हो गया। अब हर क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती मिलनी शुरू हो गई। अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी सोवियत संघ ने अपनी धाक जमाई। पूरी गगारिन ने अपनी धाक जमाई जब यूरी गगारिन ने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा। ये लास्ट आज तक यही होगा। अब तुम लोगों को अभ्यास के प्रश्न मैं दूंगी। पहला है विश्व राजनीति में नई हस्तियां क्या कौन कौन से थे। उसके बाद सोवियत प्रणाली क्या क्या है। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन कि सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, 3 क्वेश्चन आज अभ्यास के मैं दी हूँ। तीनों क्वेश्चन को ऊपर मैं उसे विश्लेषण कर दी हूँ। तीनों क्वेश्चन बना लेना।